धनतेरस पर बर्तन बेचने वाली सास बहू। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के समय गांव के एक घर में लाइट ऑन थी। उस घर के अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। बस करो, छोड़ दो मुझे। इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देख, मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा। मैंने तुझसे कहा कि मुझे मेरी बाटली के पैसे दे दे। मेरे पास नहीं है। मुझे तुझसे बस थोड़े से पैसे चाहिए जिससे कि मेरी दारू आ जाए। देखिए जी, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देती। मुझे पता था मुझे कि तू ऐसी तू नहीं मानेगी। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। अंकित अपने चमड़े की बेल्ट निकालता है और उसी से अंजलि को मारना पीटना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता का पिता दामोदर भी शराब के नशे में अपनी पत्नी ममता के पास जाता है और उससे कहता है, अरे ममता, ममता कहाँ है? बिना एनर्जी ड्रिंक पिए मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे शरीर के खून में चींटियां दौड़ रही है। जल्दी से मुझे थोड़े से पैसे दे दे, अपनी शराब लेकर आनी है। अजय, आप कैसी बात कर रहे हो? भला मेरे पास पैसे कहाँ से आए? देख ममता, मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, जो भी तेरे पास पैसे है मुझे दे दे। मैं जानता हूँ कि तू काम करके पैसे कमाती है और मुझसे छुपाती है, और मैं तेरा पति हूँ। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। अजय, आप कैसी बात कर रहे हो? जो भी मैं कमाती हूँ वो तो सब घर के खर्च में ही लग जाता है। दामोदर तुरंत ममता के बाल पकड़ लेता है और उसके बाल खींचने लगता है। मुझे पता था, अरे मुझे पता था कि तू मेरी एक बात भी नहीं मानेगी। देख, अगर तूने अब मेरी बाटली के लिए मुझे पैसा नहीं दिया ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा और फिर तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है। ममता दामोदर के आगे गिड़गिड़ाती है, लेकिन दामोदर उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद दामोदर गुस्से में आकर उसे मारने पीटने दोनों सास बहू अपने पतियों से इतनी बुरी तरह पिट रही होती हैं, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उनकी मदद नहीं करता और सभी घर के बाहर से ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। तभी दामोदर शराब के नशे में धुत जैसे ही घर से बाहर निकलता है, गांव के लोगों को इस तरह खड़ा हुआ देखकर कहता है, अरे क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या हमारे घर का तमाशा देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अपने घरों में, अपने घर से मतलब रखो। ऐसा कहकर दामोदर अपनी शराब खरीदने के लिए निकल जाता है। वहीं उसका बेटा भी शराब के नशे में घर से बाहर निकल आता है। दोनों सास बहू अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी अंजलि अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे बहू, क्या क्या बताऊं क्या हुआ? अरे तू तो जानती है ना कि कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ, और तेरे बाबूजी मुझसे सारे पैसे छीन ले जाते हैं। मैंने सोचा था कल से हमारे मुन्ना का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करवा दूंगी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ जी, हम कर भी क्या सकते हैं। हमने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कभी हमारी बात ही नहीं समझी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं ही तुझे इस घर में लेकर आई थी, ये जानने के बाद भी कि मेरा पति और मेरा बेटा कैसा है। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बहू। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ हो और मैं जानती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य का लिखा हुआ है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। बहू, मैंने तो तुझे भी बहुत ही किस्मत से पाया है, लेकिन पता नहीं भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। दोनों सास बहू अपने दुख एक दूसरे से बांटती है, जिसके बाद वो दोनों उस रात ऐसे ही दर्द में सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ममता काम करने के लिए अपने मालिक के घर जाती है, लेकिन उसका मालिक उससे कहता है, देखो, कल रात तुम्हारा शराबी पति हमारे घर पर पैसे मांगने आया था। यह सब ड्रामा नहीं सह सकता मैं, इसलिए अब तुम हमारे यहाँ काम करने मत आना। मैंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली है। साहब, ऐसा मत करो। इस घर में काम करके ही तो मैं अपने घर का गुजारा कर रही थी। देखो, मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा कहकर उसका मालिक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी ममता मायूस होकर घर लौट जाती है और सारी बातें अंजलि को बताती है। यह सुनने के बाद अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसे तो हम लोगों का कुछ हो ही नहीं पाएगा। मेरी माँ ने कुछ सोने के जेवर बनवाए थे जो मैंने अभी तक छुपा कर रखे हैं।
एक काम करते हैं, धनतेरस का त्योहार आने वाला है, उन सोने के गहनों को बेचकर कुछ बर्तन ले आएंगे और उन बर्तन को हम बेचकर पैसा कमाएंगे। लेकिन बहू, माँ ने तुझे कितने प्यार और प्रेम से वो गहने दिए होंगे और तू उन गहनों को इस तरह बेच देगी। अरे माँ जी, गहने तो दोबारा भी बन जाएंगे, लेकिन हमारे लिए मुन्ना का एडमिशन करवाना बहुत जरूरी है। और फिर गांव के सभी लोगों को हमारे बारे में पता है कि हम कितने दुखी हैं। इस चलते वो सब हमसे बर्तन जरूर खरीदेंगे। यह भी सही बात है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। यह भी सही बात है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा सोचकर अंजलि अपने सारे गहने बेच देती है, जिसके बाद उसे जो पैसे मिलते हैं वह उनसे बाजार से बर्तन खरीद लेती है और धनतेरस वाले दिन बर्तनों को बेचकर पैसे कमाती है। जितने भी वो पैसे कमाती है वह उन पैसों को देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने बर्तनों को बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन अब मेरे पास आगे के लिए एक और सुझाव है। हम अपनी बचत निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उन पैसों से दिवाली के लिए बम पटाखे खरीद लेते हैं और फिर हम उन बम पटाखों को दिवाली के दिन बेचेंगे। इससे हम और भी ज्यादा पैसा कमा लेंगे। अरे बहू, तू तो बहुत समझदार है, हम ऐसा ही करेंगे। वह दोनों सास बहू बचत के पैसों से बचाया हुआ पैसा निकालकर बम पटाखे ले आती है, जिसके बाद वह दिवाली के बम पटाखे बेचने जा रही होती है। लेकिन तभी उनके निकम्मे पति दोबारा शराब पीकर उनके पास आते हैं। अरे वाह, क्या बात है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों के दोनों? और ये इतने सारे बम पटाखे तुम दोनों क्यों, कहाँ से लेकर आई हो? अंजलि और ममता दोनों उन्हें धनतेरस पर बर्तन बेचने के काम के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उन दोनों के मन में लालच आ जाता है। अरे, जब तुम दोनों ने इतने पैसे कमाए हैं तो लाओ, थोड़े से पैसे हमें भी दे दो, थोड़े से पैसों पर हमारा भी तो हक बनता है। अंजलि को यह सुनते ही बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह गुस्से में कहती है, अरे आखिर कब तक तुम हमारे कमाए हुए पैसों के ऊपर अपने शौक और नशे को पूरे करते रहोगे? अरे तुम जैसे आदमियों को तो शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से हम जैसी औरतों को बाहर निकल कर काम करना पड़ता है। तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था और तुम हमसे शराब के लिए पैसे मांगते हो, ना कि हमसे शराब के लिए पैसे मांगने चाहिए थे। ऐसा कहकर अंजलि अपनी सास के साथ सभी बम पटाखे लेकर बेचने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दामोदर और अंकित को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह भी उनके पीछे पीछे उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, हम दोनों को हमारी गलती का एहसास हो गया है। आज हमें पता चला कि हमने नशे के चक्कर में कभी कुछ किया ही नहीं, और तो और तुम दोनों भूखी प्यासी घर में पड़ी रही, लेकिन तब भी हमने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। वहीं दूसरी तरफ तुम दोनों औरत होकर इतनी समझदारी दिखाई और पैसे कमाए। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हो सके तो मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए माफ कर देना। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। क्या मुझे और पिताजी को हमारी गलती सुधारने का एक मौका मिलेगा? अंजलि और ममता अपने पतियों को एक मौका और दे देती है, जिसके बाद वह सभी मिलकर दिवाली के पटाखे बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है और वह खुशी खुशी अपनी दिवाली मनाती है। अब वह चारों एक साथ मिलकर खुद का काम शुरू करती है और खुशी खुशी रहने लगती। सास बहू का धनतेरस। माँ जी, धनतेरस का दिन आ रहा है। हमें उसके आने से पहले कई सारे दिए बनाकर रखने होंगे। हम दोनों दिए बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं। अरे रूपा, तू बिल्कुल सही कहती है। धनतेरस से पहले लोग बहुत सारे दिए खरीदते हैं, लेकिन हम इतने सारे दिए बनाएंगे कैसे? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम दोनों मिलकर दिए बना लेंगे। दोनों सास बहू दिन रात मेहनत करके कई सारे दिए बनाती हैं, जिसके बाद वो दोनों बाजार में जाकर धनतेरस से पहले ही उन दियों को बेचने लगती हैं। दिए ले लो, दिए, रंग बिरंगे दिए। आओ आओ भाई साहब, हमारे पास आकर हमारे हाथों के बने दिए खरीदो। ऐसे दिए आपने कहीं नहीं देखे होंगे, इतने सुंदर और इतने अच्छे डिजाइन वाले। चलते फिरते कुछ लोग रूपा और ललिता के पास आते हैं और उनके दिए खरीदते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन भर में उनके कुल मिलाकर कुछ ही दिए बिक पाते हैं। अरे माँ जी, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद लोगों ने हमारे दिए क्यों नहीं खरीदे? अरे बहू, तू इतनी जल्दी हार क्यों मानती है? देख, अभी तो हमने अपना काम शुरू ही किया है और अभी धनतेरस आने में भी थोड़ा सा समय है। तू चिंता मत कर, हमारे दिए बिक जाएंगे। वो दोनों सास बहू घर लौटने के बाद अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं और उन्हें खाना बनाकर खिलाती हैं, जिसके बाद वो दोनों रात के समय दिए बनाना शुरू कर देती हैं। रात भर मेहनत करने के बाद वो दिए बनाते बनाते वहीं सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दोनों सास बहू बने हुए दिए उठाकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही वो दोनों बाजार में पहुंचती हैं, उनकी ही तरह बाजार में और भी एक आदमी दिए बेचना शुरू कर देता है। अरे दिए ले लो, दिए, रंग बिरंगे दिए। अरे ये क्या माँ जी, जरा देखो,
उन्हें उनके दिए तो सभी लोग खरीद रहे हैं। आखिर उन्होंने अपने दिए में ऐसा क्या किया है? अरे बहू, मैं एक काम करती हूँ, मैं घूमती हुई उधर की तरफ जाती हूँ और उस आदमी के दिए देखती हूँ। ऐसा कहकर ललिता घूमती हुई उस आदमी की दुकान के पास जाती है, जिसके बाद वो उसके रखे हुए दियों को देखने लगती है। अरे ये क्या, इसके दिए तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। वैसे इसने अपने दियों पर अच्छा रंग लगाया है और चमकीली भी लगाई है। हमें भी ऐसा ही कुछ करना होगा, तभी जाकर हमारा भी काम सही से चल पाएगा। ललिता ये बात आकर अपनी बहू रूपा को बताती है। अरे बहू, उन्होंने तो अपने दियों को बहुत अच्छे से सजाया है। मैं तो कहती हूँ कि हमें भी अच्छे रंग लगाकर इन्हें और चमकीला और सुंदर बनाना चाहिए, ताकि लोग इन्हें देखते ही खरीद लें। लेकिन माँ जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इतना सारा सामान लाकर इन दियों को सजाएं? देख बहू, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। तू तो जानती ही है रमेश की तबीयत कितनी खराब है। अगर हमने दिए बेचकर काम नहीं किया तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आए तो हम रमेश की दवाई कैसे लेकर आएंगे? रमेश रूपा का पति होता है, जो कई समय से बीमार पड़ा होता है। वो उसके इलाज के चलते अपने घर की कई सारी चीजें तो ऐसे ही लोगों को बेच देते हैं, लेकिन रमेश ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर भी दोनों सास बहू रमेश को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, जिसके चलते रूपा अपने गले का सोने का मंगलसूत्र भी बेच देती है। जब मेरा पति ही ठीक नहीं है और अगर वही इस दुनिया में नहीं रह पाया तो इस मंगलसूत्र को मैं गले में टांग कर क्या करूंगी? इससे अच्छा है कि मैं इसे बेच दूं और उन पैसों को मैं अपने काम में लगाऊं। ऐसा सोचकर रूपा अपने सोने का मंगलसूत्र बेच देती है, जिसके बाद वो पैसों से दिए का सामान ले आती है और देखते ही देखते उनके सजे हुए दिए कुछ लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। अब उनकी आमदनी थोड़ी अच्छी खासी आने लगती है। ये सब उस आदमी को बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? मेरे होते हुए ये सास बहू मुझसे ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकती हैं? मुझे ये सब होने से रोकना होगा। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि इनके दिए बिक ही न पाए। वो आदमी मौका देखते ही उनके सजे हुए दियों को काले रंग से रंग देता है, जिससे उनके दिए बहुत ही बुरे और भद्दे दिखने लगते हैं। जैसे ही रूपा और ललिता दियों को देखती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से इन दियों को सजाया था ताकि मैं इन्हें बेच सकूं, और फिर धनतेरस का त्योहार भी कल ही है। कल हमारी अच्छी खासी आमदनी हो जाती, लेकिन सारी मेहनत पर पानी गिर गया। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हमें जिंदगी में परीक्षण भी देनी पड़ती है। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें इस परीक्षा को पास करना ही होगा। रूपा और ललिता दोनों मिलकर फिर से दियों के ऊपर रंग लगाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वो उन सभी काले दियों को सुंदर और प्यारा बना लेती हैं। जिसके बाद जैसे ही धनतेरस का दिन आता है तो गांव के सभी लोग रूपा और ललिता के सजाए हुए दिए खरीदना शुरू करते हैं। देखते ही देखते उनके दिए बिकने लगते हैं, लेकिन ये सब उस आदमी से फिर से बर्दाश्त नहीं होता और वो इस बार उनकी दुकान के पास बहुत सारे बम चुपके से जलाकर छोड़ देता है, जिसके चलते उनके सभी दिए गिरकर टूट फूट जाते हैं और उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमने कितनी मेहनत की थी इसको बनाने में। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब करने के बाद वो आदमी अपने मन ही मन खुश होने लगता है। क्या बात है, आखिरकार मैंने इन्हें हरा ही दिया। धनतेरस वाले दिन वो दोनों मायूस होकर वापस घर लौट आती हैं। जैसे ही वो अपने घर के मंदिर के अंदर लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं, उन दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगती हैं। हे माता रानी, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? आखिर हमें किस जन्म का बदला मिल रहा है? लक्ष्मी माता, आप तो धन की देवी हो, आप तो कई दुखी लोगों की मदद करती हो, तो फिर हमारी मदद आप क्यों नहीं करती हो? रूपा के इतना कहते ही लक्ष्मी माता की मूर्ति के अंदर से लक्ष्मी माता बाहर निकल कर आती हैं, जिसके बाद वो उन दोनों से कहती हैं, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लक्ष्मी माता ऐसा कहकर अपनी शक्तियों के द्वारा उनके घर में सोने के सिक्के ही सिक्के प्रकट कर देती हैं, जिसके बाद उनके घर में चारों तरफ सोने के सिक्के दिखाई दे रहे होते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर रूपा और ललिता लक्ष्मी माता से कहती हैं, लक्ष्मी माता, आपने तो हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया, हम आपके आभारी हैं। लक्ष्मी माता, हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश और है। मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, जिसकी वजह से
हम अमीर होकर गरीब हो गए। हमारा सारा पैसा उसके इलाज में लग गया, लेकिन मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ। माता रानी, अगर आप मेरे बेटे पर अपनी थोड़ी कृपा बरसा दो तो हमारी सभी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ और तुम्हारे सामने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ तुम्हें नजर आएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद धनतेरस वाले दिन ही ललिता का बेटा अपने आप खड़ा हो जाता है और उसका ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है, जिसके चलते ललिता और रूपा की खुशियों का ठिकाना ही नहीं होता। अब रमेश पहले की तरह नौकरी करना शुरू कर देता है, जिसके चलते उनके घर की सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और अब रूपा और ललिता को दोबारा से दिए बेचकर घर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दिया बनाने वाली गरीब सास बहू। सांची और कस्तूरबा नाम की गरीब सास बहू जौनपुर में रहती थी। वह पेशे से कुम्हार थी। देर दोपहर दोनों सास बहू घर के बाहर मिट्टी के घड़े बनाती हैं। तभी सांची अपनी बूढ़ी सास के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर बोलती है, सासू माँ, किस सोप के सागर में गोते लगा रही हैं आप? कुछ नहीं बहू, बस सोच रही हूँ, जब से मिट्टी के सामान की जगह विलासिता की वस्तुएं आई हैं, गांव के लोगों के लिए मिट्टी का मोल ही खत्म हो चुका है। ऐसे में हम कुम्हारों के कमाई का जरिया खत्म होता जा रहा है। बिना पैसे के घर खर्च, उस पर तीज त्योहार कैसे चलेगा? ये सुनकर सांची कहती है, माँ जी, जिस धरती पर राम सीता रहे हों, उस राम राज्य में कोई भी भूखा कैसे रह सकता है? बहू, तू कहना क्या चाहती है? माँ जी, दीपावली आने को है। हम सास बहू कुम्हार हैं, इसलिए माटी का मोल हम बेहतर जानते हैं। क्यों ना इस दीपावली पर हम सास बहू उन्हें जो लोग मिट्टी का मोल बिसार चुके हैं, उन्हें इसकी याद दिला सके। इससे हम सास बहू 4 पैसे भी कमा सकेंगी और लोगों को संस्कृति से भी जोड़ सकेंगी। तरकीब तो बड़ी बेहतर है बहू, मगर दिवाली के दिए बनाने के लिए इतनी मात्रा में मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे? हम गरीब सास बहू के पास तो गज भर भी खेत या जमीन नहीं जो मिट्टी मिल जाए। माँ जी, इस गांव के सबसे बड़े जमींदार नटवर लाल के पास तो बतेरी जमीन है। हम उन्हीं के खेत से माटी ले आकर दीपावली के दिए बनाएंगे। इतना कहकर दोनों सास बहू नटवर लाल के हवेली पर पहुंच जाती हैं। उन्हें देखते ही नटवर लाल बोलता है, अरे क्या बात है, आज सास बहू के 2 हंसों का जोड़ा नटवर लाल के पास कैसे? जयराम जी की जमींदार साहब। जमींदार काका, आप तो जानते हैं, पिछले बरस से हम सास बहू बतौर कुम्हार बनके मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर की दाल रोटी चला रही हैं। अरे तुम दोनों सास बहू अपना दुखड़ा नटवर को काहे सुना रही हो? वो दरअसल हम सास बहू अब के बरस दीपावली पर दिए बनाकर बेचना चाहती हैं, इसलिए हमें आपके खेत की मिट्टी चाहिए। मगर इससे मेरा क्या लाभ? देखो कस्तूरबा, भौजाई नटवर लाल मुफ्त में कुछ नहीं करता, और अगर करता है तो दमड़ी के लिए करता है। काका, अगर आप हमें अपने खेत की मिट्टी देंगे तो दीपावली पर हम सास बहू जो दिए बनाकर बेचेंगी, उसमें से आधे पैसे आपके होंगे। ये सुनकर नटवर लाल सास बहू को अपने खेत से मिट्टी लेने देता है। दोनों सास बहू मिट्टी को टोकरी में भरकर उन्हें माथे पर लादे अपने घर आकर उसी पलछिन से मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देती हैं। बहू, दीपावली के दिए मजबूत और टिकाऊ बने, इसके लिए हमें मिट्टी को अच्छे तरीके से रौंदना होगा। दोनों सास बहू मिट्टी को रौंदना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद, माँ जी, मिट्टी एकदम नरम हो चुकी है, अब हम सास बहू को दिया बनाना शुरू करना चाहिए। दोनों सास बहू बिना रुके थके मिट्टी के सैकड़ों दिए बनाती हैं। बहू, सारे दिए तो बन गए, अब इन्हें आहिस्ते आहिस्ते कतार में लगा देते हैं ताकि ये सवेरे तक सूख जाएं। दोनों सास बहू देर रात दियों का काम खत्म करके सो जाती हैं। अगली सांझ वह दोनों बनाए हुए दिए को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं, जहां सभी लोग दिवाली की खरीदारी कर रहे थे। आओ बहनों और भाइयों, दीपावली के दिए ले लो और अब के बरस दीपावली पर बनाओ अपने घर को अयोध्या नगरी। कुछ देर बाद, सासू माँ, सभी ग्राहक बिजली के दिए और लाइट मरकरी खरीद रहे हैं। हम सास बहू बनाए दीपावली के एक आधे दिए की भी बिक्री नहीं हुई। धीरज धर बहू, देखना, इस दीपावली पर हम सास बहू के बनाए दिए भी बिकेंगे और हमको अच्छे दाम भी मिलेंगे। कस्तूरबा ये कह ही रही थी कि मदन नाम का एक आदमी सास बहू के दिए की अनोखी बनावट देखकर वहां आता है। अरे काकी, कैसे बेच रही हो ये दिए? बड़े सुंदर लग रहे हैं।
20 रुपए के 12 दिए हैं बेटा, कहो कितने चाहिए? दीपावली के लिए? वो भी इतने सस्ते दाम पर? एक काम कीजिए, 10 दर्जन दे दीजिए। 10 दर्जन दिए क्या करोगे बेटा? अरे काकी, दरअसल मेरा घर ज्यादा चौरस है, तो हर एक कोने दीवारों पर और दीवट पर रखने के लिए इतने दिए तो लेने ही पड़ेंगे ना। सो तो है बेटा, अब दीपावली का त्योहार तो दियों की रौनक से ही जगमग होता है, और फिर साल में एक बार आता है ये दीप का त्योहार। मदन के बाद और भी कई जन सास बहू के दियों के अनोखे बनावट को देखकर लुभाते हुए वहां चले आते हैं। देखते ही देखते सास बहू के बनाए हुए दीपावली के सारे दिए खत्म हो जाते हैं। देखिए माँ जी, एक बार फिर जौनपुर गांव के निवासी बिजली के दिए बिसार कर दीपावली के लिए मिट्टी के दिए खरीदने लगे। दीपावली के दियों से पहले ही हमने इतना दाम कमाया है। दीपावली आने में पूरे 10 दिन बाकी हैं। कल हम सास बहू को और ज्यादा दीपावली के दिए बनाने होंगे, ताकि बाजार की होड़ खत्म होने से पहले हमारे दिए खत्म ना हो। अगले दिन दोनों सास बहू फिर नटवर लाल के खेत से टोकरी में मिट्टी भरकर माथे पर लादे उन्हें घर लाती हैं और तपती दोपहरी में दीपावली के दिए बनाना शुरू करती हैं। वह अपनी भूख प्यास मार कर दिया बनाती जाती हैं और उन दियों को भांति भांति के रंगों से रंगाई करके उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंच जाती हैं, जहां कई सारे लोग एक दुकान पर खड़े दीपावली का साज सामान खरीद रहे होते हैं। दीपावली के दिए ले लो, आओ भैया सास बहू के बनाए ये सुनहरे सस्ते दिए ले लो। एक औरतों की मंडली जो वहां गुजर रही थी, उनकी नजर सास बहू के दीपावली के दियों की बनावट और उनके चटकदार रंगाई पर पड़ती है। अरे झुमरी बिंदिया, देखो तो कितने सुंदर सुंदर दिए हैं। मगर हमने तो दिवाली के साथ सजावट का सारा सामान खरीद लिया है। अरे बहन जी, मिट्टी के दियों के बिना दीपावली का त्योहार कहाँ पूरा होता है। शायद आप लोगों ने इस बात को बिसार दिया है कि जिस दिन राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत सत्कार में इन्हीं मिट्टी के दिए की जगमग के साथ उनका संदेश पूरे अयोध्या के में साझा किया था। और हाँ, सचमुच बिना मिट्टी के दियों की दीपावली पूरी नहीं होती। एक काम करो, हम सभी सखियों को 2-2 दर्जन दिए दे दो। सखी सहेली को दिए खरीदता देखकर बाजार में खड़ी बाकी औरतें भी सास बहू के बनाए दीपावली के दिए की बनावट की ओर आकर्षित होकर वहां दौड़ी चली आती हैं। देखते ही देखते सास बहू के बनाए सारे दिए बिक जाते हैं और बदले में उन्हें बहुतेरी कमाई होती है। हर एक दिन के साथ जैसे दीपावली का दिन पास आता है, सास बहू के दियों की बिक्री बुलंदियों पर पहुंच जाती है। हर एक ग्राहक उनके दियों के अनोखे बनावट रंगत से एक बार में दर्जनों दिए खरीदता है। अपने दियों की रचना के लिए न सिर्फ सास बहू बाजार की सुर्खियों में छा जाती हैं, बल्कि बहुतायत पैसे भी जोड़ बटोर लेती हैं। देखा माँ जी, दीपावली में एक दिन शेष है और हम सास बहू ने अपने बनाए दियों से पूरे गांव को मिट्टी के दियों का मोल समझा दिया और उन्हें संस्कृति से भी फिर जोड़ दिया। अब के बरस की दीपावली पर सभी के घर मिट्टी के दियों से जगमगाएंगे। अब कल दीपावली है, अपने लिए तो दिए बनाने बाकी ही हैं। अंत में सास बहू अपने घर के लिए कई सारे सुंदर दिए बनाती हैं। अगले दिन दीपावली पर पूरे गांव में होड़ होती है। सांझ ढलते ही सभी जन घी के दिए जलाकर दीपावली मनाते हैं। सभी जन के दीवट पर दिए जगमग कर रहे थे, तो वहीं गांव के राम मंदिर की सीढ़ियां भी मिट्टी के दिए से ही उजागर हो रही थी। देखिए सासू माँ, हर एक घर के दीवट पर जल रहा दीपावली का दिया हम सास बहू की सफलता का सुनहरा संदेश दे रही हैं। हाँ बहू, इन दियों की लौ को देखकर बड़ा हियाव हो रहा है। इस दीपावली को ना सिर्फ गांव को दियों की अहमियत बताई, बल्कि हम गरीब सास बहू की बुरी दशा को बेहतर आयाम दे चुकी है। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू दीपावली के सुंदर दियों के लिए गांव-गांव में छा जाती हैं। 5 फौजी बहू। ब्रिजपुर गांव में कलावती अपनी 5 बहुओं सुहानी, रोशनी, अंकिता, सोनी, भारती के संग एक ही घर आंगन में रहा करती थी। उन 5 का हमेशा से 15 अगस्त के प्रति बेहद प्यार भरा रुझान रहा था। सुहानी घर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है। आज तो 1 अगस्त है। अरे देखो, हम 5 बहुओं का पसंदीदा त्योहार 15 अगस्त बेहद ही पास है। वो 5 बातें कर ही रही थी कि टीवी पर देशभक्ति गीत शुरू हो जाता है। ये देख अंकिता फौजियों के जैसे ऊंची आवाज में कहती है, सोल्जर्स सावधान। तभी वहाँ कलावती आ जाती है और अपनी 5 बहुओं को ऐसे देख कहती है, अरे सवेरे सवेरे तुम 5 सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ी हो? कलावती के सवाल का 5 में से कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख वो कहती है, अरे तुम 5 की एक संग सांप सूंघ गया है क्या? ये क्या सिपाही के जैसे सलाम ठोक रही हो? सासू माँ, टीवी पर राष्ट्रीय गान चल रहा है।
इसलिए हम बहू सावधान मुद्रा में खड़ी होकर भारत की आन बान शान बढ़ा रही थी। रोशनी की व्यंग बात सुनकर कलावती फीका सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक सांझ पांचों बहुएं बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। 15 अगस्त का पड़ाव एकदम पास आ गया है, मगर हमारे पतियों ने अब तक पतंग भी नहीं खरीदी। सभी के घर में 1 अगस्त से ही देशभक्ति के गीत गूंज उठे हैं, मगर हमारे घर पर पता ही नहीं चल रहा कि 15 अगस्त आने को है। हाँ, पिछले 5 साल से हम इस घर की बहू हैं, मगर अभी भी हम इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि सासू माँ 15 अगस्त को पसंद क्यों नहीं करती। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों न हम सासू माँ के लिए 15 अगस्त से पहले कुछ खास करें। क्या पता उन्हें भी 15 अगस्त के प्रति प्यार हो जाए। अगली सुबह पांचों बहू फौजियों का पहरावा पहने कतार में कलावती की ओर बढ़ते हुए नारेबाजी लगाती हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हमारा भारत महान रहे, ओ जी इसकी शान रहे। पांचों बहुओं को फौजी के पोशाक में पहना देख कलावती के तलवों का गुस्सा जैसे सिर चढ़ जाता है और वो कहती है, अरे बंद करो ये नारेबाजी। ये तुम लुगाइयों ने कैसा लिबास पहना है। सासू माँ, हमें तो लगा था कि आपको ये पसंद आएगा। खबरदार, जो फिर कभी ये दोहराया तो। फौजी बनना कोई अटखेल नहीं है। पहली बात ये, तुम पांचों का ससुराल है, सरहद की सीमा नहीं। दूसरी बात, तुम जननी हो, देश का जवान बनने की कोशिश ना करो। ये सब कहते हुए कलावती की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी भारती कहती है, आखिर माँ जी का 15 अगस्त के प्रति इस बेरुखी का कारण क्या है? आज आप पांचों को बताना ही होगा। कहो अमर, आखिर क्यों 15 अगस्त आते आते माँ जी का खुशनुमा चेहरा पीला पड़ जाता है? दरअसल हमारे पिताजी फौज के जनरल थे। उन्होंने एक फौजी के फर्ज को बखूबी पूरा किया। जब तक पिताजी सरहद की सीमा पर सैनिक की तरह जंग लड़ते थे, पूरा गांव उनकी सराहना करते नहीं थकता था। फिर पिताजी एक जंग को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तब से माँ को ऐसा लगता है कि सभी ने पिताजी को भुला दिया है, जो कि सही मायने में सच है। वो दिन भी 15 अगस्त का था जब पिताजी शहीद हुए थे, बस इसलिए। ये सुनकर पांचों बहुओं की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आपस में बात करती हुई कहती हैं, क्यों ना हम पांचों मिलकर इस 15 अगस्त पर पिताजी के प्रति कुछ कार्यक्रम आयोजित करें। हाँ, इससे माँ जी को प्रोत्साहन मिलेगा। तो फिर तय रहा, इस 15 अगस्त पर हम पांचों पिताजी को एक बार फिर इस गांव में पहचान कराएंगे। गुजरते पल के साथ 15 अगस्त का दिन भी आ जाता है। पांचों गांव के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित करती हैं। मंच पर खड़ी भारती सभी का स्वागत करते हुए कहती है, इस 15 अगस्त के सुहाने अवसर पर हम पांचों बहू साथ मिलकर आप सभी जन का अभिनंदन करती हैं। आज का ये कार्यक्रम किसी खास शख्स की स्मृति से जुड़ा हुआ है। कलावती एकटक अपनी बहुओं को निहार रही थी। रोशनी के गीत गुनगुनाते ही कलावती की आंखों में आंसू भर आते हैं। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये देशभक्ति गीत तो इनका पसंदीदा हुआ करता था। कलावती सोच ही रही थी कि स्टेज से उसका आमंत्रण आता है। मैं चाहूंगी कि फौजी शेर शाह बहादुर सिंह की धर्मपत्नी कलावती जी, यानी कि हम 5 बहू की सास, स्टेज पर आकर ये पर्दा हटाएं। कलावती जैसे ही पर्दे की डोर को खींचती है, उसके पति का बड़ा सा फौजी के अवतार में स्मारक स्थापित देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। सारा गांव सलामी देता है, जिसके बाद पांचों बहुएं एक साथ कहती हैं, 15 अगस्त मुबारक हो सासू माँ। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मुझे लगा था कि सभी इनकी शहादत को भूल चुके हैं, मगर आज तुमने मेरे फौजी पति का स्मारक बनाकर अपनी सास का मान बढ़ा दिया है। इसके पश्चात कलावती अपनी पांचों बहू के साथ 15 अगस्त का झंडा फहराती हैं। फिर सभी राष्ट्रीय गान गाते हैं। तभी एक पोस्टमैन 15 अगस्त के अवसर पर पांचों को एक एक संदेश देता है। पांचों फौरन उस चिट्ठी को पढ़ती हैं। अरे क्या हुआ, तुम पांचों ने एक साथ चुप्पी क्यों साध ली? फिर पांचों एक साथ मिलकर खुशी से बोलती हैं, माँ जी, हम पांचों फौजी बन गई। ये सुनकर कलावती का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो कहती हैं, इतनी अहम बात
जो तुम पांचों से पता चलनी चाहिए थी वो मुझे इस संदेश से पता चल रही है कि तुम पांचों सरहद पर जाने की तैयारी कर रही हो। माँ जी, हम पांचों बहू के फर्ज के साथ फौज की तैयारी भी कर रही थी, जिसकी खबर हमारे पतियों को भी पता नहीं थी। माँ जी, हम पांचों बहुएं फौजी बनकर अपने स्वर्गीय ससुर जी के जैसे सरहद पर फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। इस पर गांव के मुखिया मुकुल सिंह कहता है, अरे सोच का रही हो भौजाई, फौजी बनकर देश की सेवा सबन के भाग्य में नहीं होवत है, जाए ते बहुरिया के। मगर अरे अगर मगर छोड़ो कलावती बहन। माँ जी, हम जानती हैं कि आपको ये डर सता रहा है कि हम औरत हैं। मगर माँ जी, देखना, जिस पल आपकी आंखें अपनी 5 बहू को फौजी बना देखेंगी, उस पल आपका सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। माँ जी, आप एक फौजी की बीवी हैं। ये खौफ की चादर आपके चेहरे पर नहीं जचती, उतार फेंकिए उसे। माँ जी, एक जननी ही देश के जवान को जन्म देती है, तो वो जननी क्यों फौजी बनकर सरहद की सीमा नहीं नाप सकती? अगले दिन पांचों बहुएं फौजी का पहनावा पहनकर तैयार होती हैं। पूरा गांव मिलकर उन्हें स्टेशन छोड़ने आता है। जाओ बहू, फौजी बनकर अपने देश गांव का जमीन का मान बढ़ा देना। हाँ बहू, देखना, जंग में जीत का बिगुल तुम पांचों ही बजाओगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन पटरी पर दस्तक देती है और कलावती हंसी खुशी अपनी पांचों फौजी बहू से कहती है, जाओ मेरी पांचों फौजी बहू और अपना फर्ज अदा करो। जीत तुम्हारी ही होगी, ये तुम्हारी सास का आशीर्वाद है। सरहद में शामिल होने के बाद से पांचों फौजी बहू कई बड़ी जंग पर जीत हासिल करती हैं, जिसके बाद वो छुट्टियों में घर लौटती हैं। पूरा स्टेशन फूल और शहनाइयों के संग उनका स्वागत करता है। स्वागत है मेरी पांचों फौजी बहू। मैं जानती थी तुम पांचों फौजी फतेह हासिल करके ही लौटोगी। माँ जी, पूरे महीने भर की लंबी छुट्टी मिली है। इन दिनों आपकी पांचों फौजी बहू सरहद की सीमा को भूलकर सिर्फ बहू बनकर ससुराल और अपनी सास की सेवा सहाय करना चाहती हैं। पांचों बहू सरहद से मिली छुट्टी में अपनी सास के संग पारिवारिक जीवन जीती हैं और सरहद से संदेश आने पर वो पांचों एक बार फिर फौजी बनकर अपना फर्ज अदा करने चली जाती हैं। चलते हैं माँ जी, आपकी फौजी बहू को उसका फर्ज पुकार रहा है। जाओ और घुसपैठियों के छक्के छुड़ाकर उन्हें भारत देश की जननी की ताकत का एहसास दिलाकर लौटना। इसी के साथ 5 फौजी बहू की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। जादुई हीरो का बाइक पेड़। सीलमपुर गांव में आकाश नाम का एक लड़का अपने पिता भोला के साथ रहता था। उसको बाइक रेसिंग का बहुत शौक था, लेकिन वह काफी गरीब था और वह अपने पिता से बोलता है, पिताजी देखना, एक दिन मैं भी बाइक रेसिंग करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। बेटा आकाश, ये सब अमीर लोगों के ही चोचले हैं। हम गरीबों के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते, और तुम इन बड़े आदमियों की तरह बाइक रेसिंग में हिस्सा लेने की सोच रहे हो। पिताजी, जिस दिन मैं ये बाइक रेस जीत जाऊंगा, उस दिन आप भी ये बोलोगे कि आकाश मेरा बेटा है। भोला आकाश को समझाता रहा, लेकिन आकाश नहीं समझता और गुस्से से बाहर की ओर निकल जाता है। वह एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठा होता है कि तभी उसके पास कुछ लड़कों का बाइक पर झुंड आता है और उस झुंड में से एक लड़का आकाश से बोलता है, अरे ओ आकाश भैया, क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने बाइक रेसिंग के लिए बाइक खरीदने के लिए मना कर दिया या तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं दिए? अरे इसके पापा देंगे भी तो कैसे, ये तो हैं ही इतने गरीब। और थोड़ी देर बाद वह सभी लड़के उसका मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा आकाश खुद का मजाक बनता हुआ देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है कि तभी उसकी नजर पेड़ के ऊपर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। वहाँ एक सांप चिड़िया को खाने की कोशिश कर रहा था। बेचारी चिड़िया वहाँ मदद मांग रही थी। ये सब देख आकाश चिड़िया की मदद करने लगता है और उस सांप को वहाँ से उठाकर फेंक देता है और उस चिड़िया की मदद करता है। जैसे ही वह चिड़िया की मदद करता है कि तभी उस चिड़िया में से एक चमचमाती हुई तेज रोशनी निकलती है और वह एक सुंदर सी परी बन जाती है। उसे देख आकाश हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम तो एक चिड़िया थी और अचानक से तुम परी कैसे बन सकती हो? मैं एक जादुई परी हूँ जो कि एक मामूली चिड़िया का रूप धारण कर इस पेड़ की रक्षा करती हूँ। पेड़ की रक्षा? आखिर क्यों?
ये तो एक मामूली पेड़ है। ऐसा तुम्हें लगता है, परंतु यह कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि एक हीरे का पेड़ है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ आकाश, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और ये राज मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो और तुमने मेरी जान बचाई है। और मुझे ये भी पता है कि तुम परेशानी में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना सुनकर आकाश उसको सारी बात बता देता है और परी उसको बोलती है, आकाश तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तो तुम इस जादुई पेड़ से मांग लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आकाश उस पेड़ से बोलता है, हे जादुई पेड़, मुझे एक बाइक चाहिए जिससे मैं बाइक रेस में हिस्सा ले सकूं। इतना कहते ही वह पेड़ बहुत ही चमकने लगता है और उस पेड़ में से हीरे की बाइक निकलकर उसके सामने आ जाती है। ये देख आकाश हैरान हो जाता है और उस पेड़ से बोलता है, ये तो हीरो की बाइक है, भला इसको मैं रेस में कैसे ले जाऊंगा? आकाश, तुम इस बाइक को बाजार में बेच देना और इसमें जो भी पैसे मिलेंगे उससे बाइक खरीद लेना। पेड़ के इतना कहते ही एक बार फिर से पेड़ के चारों तरफ रोशनी होती है और वह एक मामूली पेड़ बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश उस बाइक को ले जाकर बेच देता है और एक मामूली बाइक खरीद लेता है। और जब वह बाइक लेकर अपने घर में जाता है तब उसके पिता उसकी बाइक देखकर उससे बोलते हैं, बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू इतनी महंगी बाइक लेकर कहाँ से आया है? तूने चोरी करी है ना कहीं? अरे नहीं, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है पिताजी। आकाश अपने पिता को सारी बात बताता है और उसके पिता भी अब उसके साथ उस जादुई हीरो के पेड़ के पास जाते हैं और उस जादुई पेड़ से बोलते हैं, हे जादुई पेड़, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। हम लोगों को अपना गुजारा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। भोला के इतना कहते ही वह जादुई हीरो का पेड़ फिर एक बार तेज रोशनी से चमकता है और उसको हीरो की बाइक दे देता है। भोला उस पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ हीरो की बाइक ही थी। भोला को हैरानी में देख पेड़ उससे बोलता है, भोला बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आपको यदि जब भी कोई दिक्कत हो तब आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। इतना कहकर वह पेड़ एक बार फिर चमकता है और एक मामूली सा पेड़ बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी बाइक लेकर बाइक रेसिंग में हिस्सा लेता है और वह बाइक रेस में अव्वल आता है। ये देख उनमें से एक लड़के के दिमाग में ये बात आ जाती है और सोचता है, आखिर इसके पास बाइक आई कहाँ से और ये इतना अमीर कैसे हुआ? कोई तो बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब वो लड़का आकाश का पीछा करने लगा और जैसे ही आकाश उस जादुई पेड़ के पास आता है और जादुई पेड़ से हीरे की बाइक मांगता है कि तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है और उससे बोलता है, अच्छा बेटा, तो तेरे अमीर होने का और बाइक रेस जीतने का ये राज है। हाँ, मैं समझ गया हूँ। अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही वह हीरो का पेड़ अपने जादू से उस लड़के को हीरे की मूर्ति बना देता है। वहीं उस लड़के को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे रोता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे हीरे का नहीं बनना है, मुझे मामूली इंसान बना दो। मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे लोगों को दुख या तकलीफ हो। मुझे हीरे का नहीं बन के रहना, कृपया मुझे एक मामूली इंसान बना दो। उस लड़के को गिड़गिड़ाता हुआ देख आकाश को उस पर तरस आ जाता है और जादुई पेड़ से बोलता है, हे जादुई पेड़, इसको अपने किए पर पछतावा हो गया है। इसको हीरे की मूर्ति से एक मामूली इंसान बना दो। उसकी ये बात सुनकर जादुई पेड़ उसको एक मामूली इंसान बना देता है और उससे बोलता है, आकाश और तुम दोनों को मेरा ये राज छुपा कर रखना होगा और गरीब लोगों की मदद करनी होगी। इतना कहकर वो दोनों हाँ कर देते हैं और अब वो लड़का आकाश के साथ मिलकर गरीब लोगों की मदद करने लगा। साथ ही उस पेड़ का राज छुपा कर रखा और सब खुशी खुशी रहने लगे।